दोस्तों जब 9/11 अटैक हुआ था तो उस वक्त हैरानी की बात सिर्फ अटैक नहीं थी, बल्कि ये थी कि यूएस गवर्नमेंट के पास पहले से ही इतना डेटा मौजूद था कि वो इस अटैक को रोक सकती थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट्स में लिखा है जिन लोगों ने अटैक किया था उनके फ्लाइट स्कूल के रिकॉर्ड्स पहले से ही यूएस अथॉरिटीज के पास थे। साथ ही उनके सस्पिशियस पैसों के ट्रांजैक्शंस भी ट्रैक हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, उनका नाम ऑलरेडी वॉच लिस्ट में था। मतलब गवर्नमेंट उन पर पहले से ही नजर रख रही थी। और अटैक से कुछ हफ्तों पहले उनकी ट्रैवल एक्टिविटीज से शक भी होने लगा था। तो अब सवाल उठते हैं, जब उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी तो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री इस अटैक को होने से पहले ही कैसे नहीं रोक पाई? तो इसका जवाब है कि 2001 में अमेरिका एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। उनके CIA कंप्यूटर FBI के कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं था, FBI कंप्यूटर NSA कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं था। मतलब हर एजेंसी के पास थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन तो थी, लेकिन पूरी पिक्चर किसी के पास नहीं थी। इसी वजह से 9/11 की ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे फेलियर ऑफ इमेजिनेशन कहा है। यानी इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, बल्कि वो पूरी सिचुएशन को जोड़कर समझने में फेल हो गए। September 11th, 2001, the United States experienced one of the deadliest terrorist attacks in U.S. history. The biggest misunderstanding or lacking of intelligence on that day. The CIA failed in its fundamental mission, which is to protect the United States. और तभी 3000 माइल्स दूर एक आदमी ने $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए जो इतनी सीक्रेट थी कि 10 साल तक उसके ना ही तो पब्लिक क्लाइंट्स थे और ना ही मीडिया को पता था। और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। और आज वही कंपनी $350 बिलियन की बन चुकी है। और पिछले 6 सालों में इसका स्टॉक 1400% तक बढ़ चुका है। साथ ही इसका सॉफ्टवेयर क्वाइटली CIA जैसे एजेंसीज के लिए काम करता है। और इस कंपनी का नाम है पालंतीर टेक्नोलॉजीज। और आज ये दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल कंपनीज में से एक है। Palantir, a tech company, claims they can revolutionize government systems with their data analysis software. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world. This is Palantir, the most dangerous AI company in the world. अब एक ऐसी बात जो न्यूज में कोई नहीं बताता, पालंटीर एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, ये असल में यूनाइटेड स्टेट्स की एक तरह से सुपर पावर है। ये फ्रॉड होने से पहले ही बैंक्स को बता सकती है कि कौन सा कस्टमर फ्रॉड करेगा। ये किसी एरिया पर अटैक होने से पहले ही आर्मी को सिग्नल दे सकती है कि कौन से एरिया पर अटैक हो सकता है। इवन कोविड के टाइम पर इसने अमेरिकन हॉस्पिटल्स में वायरस स्प्रेड को भी ट्रैक किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसने CIA को ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने में भी हेल्प की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कंपनी जिसके पास क्लाइंट्स नहीं थे वो CIA का सीक्रेट ब्रेन बन गई, और कैसे पालंतीर ने वॉर, पेंडेमिक्स और फ्रॉड जैसी प्रॉब्लम्स को $350 बिलियन की कंपनी में बदल दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पालंटीर कैसे CIA का ब्रेन बनी, इस बात को समझने से पहले हमें 1999 में वापस जाना पड़ेगा। मतलब 9/11 अटैक से 3 साल पहले, जब सिलिकॉन वैली इंटरनेट बूम की वजह से फुल स्पीड पर चल रहा था। Internet startup craze. It's a race to set up fences around property in cyberspace. I believe that it's very easy to predict that there are going to be lots of successful companies born of the internet. Silicon Valley-based .com companies soon became the hottest commodities on the planet. और इसी इंटरनेट बॉम के दौरान कुछ एंटरप्रेन्योर पीटर थिल, एलोन मस्क और रीड हॉफमैन ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था पेपाल। इस कंपनी ने इंटरनेट पर किसी भी इंसान को ये पावर दे दी थी कि वो बिना बैंक अकाउंट के सिर्फ एक ईमेल एड्रेस की मदद से किसी को भी पैसे भेज सकता है। और ये आइडिया इतना पावरफुल निकला कि सिर्फ 1 साल के अंदर यानी साल 2000 तक पेपाल के पास 5 मिलियन यूजर्स आ चुके थे। मतलब सिर्फ 12 मंथ्स के अंदर ही मैसिव ग्रोथ हो चुकी थी। लेकिन जब सब लोग उनकी ग्रोथ देखकर इम्प्रेस हो रहे थे, तब कंपनी में
एक हिडन प्रॉब्लम चल रही थी। कंपनी हर महीने $10 मिलियन का लॉस फेस कर रही थी। हाँ, हर महीने $10 मिलियन एक रशियन फ्रॉड नेटवर्क की वजह से उड़ जा रहे थे और जो लोग ये पैसा चुरा रहे थे वो लगभग 10,000 किलोमीटर दूर रशिया में बैठे थे। और एग्जैक्टली कैसे रशियंस पेपाल को लूट रहे थे, चलो बताता हूँ। एक रशियन हैकर, मान लो उसका नाम एलेक्सी है, वो एक अमेरिकन बैंक को हैक करता है और 50,000 रियल क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा कर वो 2 फेक पेपाल अकाउंट्स बनाता है। एक का नाम होता है जॉन स्मिथ 1985@hotmail.com और दूसरे का मैरी स्मिथ 1990@yahoo.com। और फिर वो एक स्टोलन कार्ड को जॉन के अकाउंट से लिंक करके जॉन से मैरी को $500 भेजता है और मैसेज में लिखता है, हाय हनी, ये ग्रोसरीज के लिए पैसे हैं। अब मैरी के अकाउंट में $500 आ चुके होते हैं। एलेक्सी उस पैसे को रशियन बैंक अकाउंट में विड्रॉ करके कैश अपने हाथ में ले लेता है। 2 हफ्ते बाद असली कार्ड होल्डर अपने स्टेटमेंट में ये चार्ज देखता है और उसे डिस्प्यूट कर देता है। फिर वीजा उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देता और फिर आखिर में वीजा पेपाल से $500 चार्ज कर लेता। तो अगर तुम इसे एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई करो तो पेपाल हर महीने $10 मिलियन का लॉस कर रहा था। और रशियंस का एक पूरा गैंग इस ट्रिक को अच्छे से समझ चुका था और वो हजारों बोट्स का यूज करके पेपाल को कंप्लीटली ड्रेन कर रहे थे। जिसके बाद मैक्स लेविचिन और पीटर थिल ने मिलकर एलिट मैथमेटिशियंस की एक टीम असेंबल की और उनसे कहा कि फ्रॉड को स्टडी करके पैटर्न्स ढूंढो, उसके बाद ऐसे रूल्स लिखो जिससे ये फ्रॉड रुक सके। और फिर उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए, जैसे रशियन आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करना, $500 के ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करना, साथ ही जिप कोड को कार्ड के साथ मैच करना। और उन्होंने एक बड़ा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया जो कि रियल टाइम में फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करने लगा। लेकिन इस सिस्टम ने सिर्फ 2 घंटे तक ही परफेक्टली काम किया क्योंकि रशियंस इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने इसे भी जल्द ही एडेप्ट कर लिया था। तो जैसे ही सिस्टम रशियन आईपीज को ब्लॉक करता, ये अमेरिकन प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करने लगते और जैसे ही $500 का ट्रांजैक्शन ब्लॉक हुआ तो ये $250 के ट्रांजैक्शन करने लगे। और जैसे ही सिस्टम जिप कोड्स को चेक करता तो ये स्टोलन कार्ड के साथ जिप कोड को मैच करा देते। तो मैक्स जो भी नए रूल्स लिख रहा था, रशियंस तुरंत उसको ओवर स्मार्ट करने का तरीका निकाल रहे थे बिकॉज ये कोई सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम नहीं थी, ये अमेरिकन इंजीनियर्स और रशियन हैकर्स के बीच एक चेस मैच चल रहा था। और यहीं पर मैक्स लेविचिन को वो इंसाइट मिला जो आगे चलकर पैलेंड्री टेक्नोलॉजीज का फाउंडिंग डीएनए बनेगा। जब उन्होंने एक ह्यूमन एनालिस्ट को इन्हीं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के सामने बिठाया तो एनालिस्ट देखता कि ये अकाउंट सिर्फ 10 मिनट पहले बना है और ऑलरेडी $500 भेज रहा है। जैसे ही ये थोड़ा अजीब सा लगता, वो तुरंत फ्रॉड पकड़ लेते थे या फिर वो समझ लेता कि ये सेम ब्राउजर फिंगरप्रिंट के साथ 8 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड लिंक हो चुका है। एंड इस तरह वो इन सब स्टोरीज को देख और पकड़ पा रहे थे। सो डू यू रियलाइज, इंसान इन स्टोरीज को देख सकते थे लेकिन कंप्यूटर्स सिर्फ रूल्स देख रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि पेपाल पर हर दिन हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे थे और वो हर एक पर इंसान को नहीं बिठा सकते थे। जिसके बाद मैक्स लेविचिन ने कुछ ऐसा किया जो सिलिकॉन वैली में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर जो ह्यूमंस को रिप्लेस करे उसको बनाना बंद करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जो एक ह्यूमन एनालिस्ट को सुपर ह्यूमन बना दे। एंड इस सॉफ्टवेयर का नाम था ईगोर। और इसे याद रखना क्योंकि आज भी पैलेंट्री टेक्नोलॉजी CIA के लिए कुछ ऐसा ही काम करती है। तो ईगोर पेपाल के हर ट्रांजैक्शन, हर लॉगिन, हर IP एड्रेस, हर ब्राउजर फिंगरप्रिंट और हर यूजर के 100 डेटा पॉइंट्स से डेटा को लेकर एनालाइज करने के लिए स्टोर कर लेता और ईगोर इन सब कनेक्शंस को एक ही स्क्रीन पर विजुअलाइज कर देता, जिससे एक ही एनालिस्ट देख पा रहा था कि 47 अलग अलग पेपाल अकाउंट्स 47 अलग नेम्स के साथ सब एक ही रशियन कंप्यूटर में लॉगिन है और 47 अलग स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स भी यूज हो रहे हैं। तो रूल बुक सिस्टम में ये 47 अकाउंट्स बिल्कुल इनोसेंट लग रहे थे, लेकिन ईगोर के नेटवर्क मैप पर ये एक बड़ी क्रिमिनल रिंग बनकर सामने आ रही थी और ईगोर फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता था, जिस वजह से फाइनल डिसीजन एक ह्यूमन लेता था। ईगोर का सिर्फ एक ही काम था कि वो ह्यूमंस को ये बताए कि 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस में से ये 20 थोड़े अजीब लग रहे हैं तो इन्हें चेक करना चाहिए। और जब ह्यूमन फ्रीज पर क्लिक करता तो ईगोर उससे लर्न करता और नेक्स्ट टाइम और फास्ट और बेटर फ्लैग करता था। तो जैसे ही मशीन फ्लैग करती, ह्यूमन डिसीजन लेता, फिर मशीन लर्न करती और ह्यूमन दोबारा डिसीजन लेता था। इसी तरह ये हर एक इम्प्रूवमेंट के साथ रिपीट होता, जिससे सिस्टम और ज्यादा स्मार्ट होता गया और सिर्फ कुछ ही महीनों में फ्रॉड का लॉस 70% तक कम हो गया। फिर 2002 में पेपाल ने IPO किया, मतलब अब कोई भी पेपाल के शेयर खरीद सकता था। एंड उसके बाद eBay ने उसे $1.5 बिलियन का खरीद लिया। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सितंबर 11 अटैक्स के बाद जब पीटर थिल न्यूज देख रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि पेपाल के पास रशियंस को पकड़ने के लिए हर तरह का डेटा था, लेकिन ईगोर के आने से पहले ये सारा डेटा बिखरा हुआ था। एंड इसी तरह अमेरिकन्स के पास भी हाईजैकर्स को
रोकने के लिए हर इंफॉर्मेशन थी, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, वायर ट्रांसफर्स, वॉच लिस्ट। लेकिन FBI के कंप्यूटर CIA के कंप्यूटर से बात नहीं कर पा रहे थे और CIA के कंप्यूटर कस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से वो डेटा के पीछे की स्टोरी को समझ नहीं पाए। तो दोनों के पास सेम प्रॉब्लम थी, जिसके बाद पीटर थिल ने सिलिकॉन वैली के सब इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया समझाया और उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हम टेररिस्ट को रोक सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं और इसे अमेरिकन गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। और देखा जाए तो इस आइडिया को भला कौन ही मना करेगा, बट गेस व्हाट, सबने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि गवर्नमेंट टेक एक बोरिंग बिजनेस है, साथ ही CIA एक नाइटमेयर क्लाइंट है। कहा कि तुम्हारा ये आइडिया फेल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट तुम्हारे फर्स्ट डिसीजन को अप्रूव करने में ही सालों लगा देगी। जिसके बाद पीटर थिल ने अपने खुद के $30 मिलियन इन्वेस्ट किए और स्मार्ट इंजीनियर्स को इकट्ठा किया, अपने PhD फ्रेंड एलेक्स कार्प को बुलाया और साल 2003 में प्लानेटरी टेक्नोलॉजी शुरू कर दी। Co-founded by Peter Thiel back in 2003, its mission providing software that customers use to integrate volumes of data from images to spreadsheets into a central platform where it can then be securely analyzed and interpreted. और इस तरह पैलेंटर की को फाउंडिंग 2003 में पीटर थिल के साथ हुई। और क्योंकि उनके पास न कोई कस्टमर्स थे, न कोई हिस्ट्री और न कोई क्रेडिबिलिटी, जिसको नजर में रखते हुए पीटर थिल ने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने InQtel को अप्रोच किया, जो कि CIA का VC आर्म है, और सिर्फ एक टैग के लिए उन्हें वहां से $2 मिलियन मिल गए। और अचानक से हर एजेंसी पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि अब वो CIA सर्टिफाइड भी बन चुके थे। तो 2005 में पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज को अपना पहला रियल चांस मिला। CIA ने उन्हें अलाउ किया कि वो अपने सॉफ्टवेयर एक्चुअल इंटेलिजेंस एनालिस्ट के साथ टेस्ट करें। तो एलेक्स कार्प और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की, अपनी सारी एफर्ट्स डाली और अपनी टीम को CIA से मिलने के लिए भी भेजा। और फिर जो हुआ वो कम्प्लीटली डिजास्टर था, क्योंकि पैलेंटीर के एक भी इंजीनियर ने कभी CIA के एनालिस्ट को एक्चुअल काम करते हुए देखा ही नहीं था, बिकॉज CIA एक ब्लैक बॉक्स जैसी थी। इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि एक एनालिस्ट का दिन डजन्स ऑफ क्लासिफाइड केबल्स के साथ शुरू होता है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक नई टिप को मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया था जो एक इमेजिन्ड प्रॉब्लम के लिए था, ना कि उस प्रॉब्लम के लिए जो एक्चुअल एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इस फेलियर के बाद पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया जो सिलिकॉन वैली में किसी ने पहले ट्राई नहीं किया था। एलेक्स कार्प और पीटर थिल को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई, अगर तुम CIA के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो तुम पालो अल्टो में बैठकर नहीं बना सकते, तुम्हें CIA के अंदर जाकर बनाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक नया जॉब टाइटल इन्वेंट किया जो सिलिकॉन वैली में पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, और सॉफ्टवेयर सर्विसिंग के रूल्स को लिटरली रीराइट कर दिया, और उसका नाम रखा गया फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। उनका यह आइडिया काफी सिंपल था। पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज ने अपने बेस्ट इंजीनियर्स को बोला, बैकपैक करो और CIA की बिल्डिंग्स के अंदर जाकर बैठो, एनालिस्ट के साथ लंच करो और उन्हें काम करते हुए देखो, एंड उनके साथ बैठकर कोड लिखो। और सोचो ये कितना क्रेजी था, क्योंकि 2005 में बाकी हर टेक कंपनी इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रही थी। गूगल के इंजीनियर्स माउंटेन व्यू में बैठे थे, लेकिन पैलेंटीर अपने इंजीनियर्स को एक क्लासिफाइड बिल्डिंग के अंदर भेज रही थी, जहां वो कोड तो लिख रहे थे और साथ ही ये भी देख रहे थे कि स्पाई कैसे टेररिस्ट को ट्रैक करता है। तो हर 2 हफ्तों में पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज का एक इंजीनियर पालो अल्टो से CIA हेडक्वार्टर जाता था, और इंजीनियर वहीं बैठकर अपने लैपटॉप से पूरी रात फीचर कोड लिखता था। अगले दिन एनालिस्ट उसे टेस्ट करता और फीडबैक देता, और फिर से इंजीनियर आगे का कोड लिखता। ये प्रोसेस लगातार 3 सालों तक चलता रहा, मतलब 2005 से 2008 तक। और उन 3 सालों में पैलेंट्री टेक्नोलॉजी CIA के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना रही थी, बल्कि CIA पैलेंटीर के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बना रही थी। और तभी 2008 तक ईरान और अफगानिस्तान वॉर अपने सबसे डेडली फेज में एंटर कर चुकी थी। The deaths of 2 Marines in Afghanistan were announced today. At least 107 U.S. troops have been killed there so far this year. The war in Iraq is taking its toll in lives and treasure. It's expensive and deadly. More than 3,800 coalition forces have been killed. और यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। 2008 में अमेरिका वॉर्स में पूरी तरह फंसा हुआ था, और तब अमेरिकन सोल्जर्स को सबसे ज्यादा खतरा ना तो बुलेट से था और ना ही रॉकेट से, बल्कि एक चीज थी जिसे IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं। ये एक रोड साइड बॉम्ब है जो जमीन के अंदर छुपा होता है, और जैसे ही US कॉन्वे उसके ऊपर से गुजरता ये एक्सप्लोड हो जाता। IEDs ने 2600 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया और 30,000 से ज्यादा को इंजर्ड कर दिया था। और सच तो ये है कि इराक में 60% और अफगानिस्तान
पाकिस्तान में लगभग 30% सोल्जर्स की डेथ सिर्फ आईईडी ब्लास्ट की वजह से हुई थी। सो पेंटागन ने पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज को कॉल किया और पैलेंट्री ने वही किया जो वो हमेशा से करता आ रहा था। उसने अपने इंजीनियर्स को सीधा वॉर जोन में भेज दिया। ये इंजीनियर्स हेलमेट पहने टेंट्स में रहते थे और जब एक्चुअल वॉर चल रही थी तो इंजीनियर सोल्जर्स से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए। सोल्जर्स ने कहा कि हमें बस एक मैप चाहिए जहां हम किसी भी सस्पिशियस रोड पर क्लिक करके अपने दोस्तों को बता सके कि यहाँ मत जाना। तो पैलेंट्री के इंजीनियर्स ने पूरी रात जाग कर उस मैप टूल को बनाया। तो अब कोई भी सोल्जर किसी भी स्पॉट पर क्लिक करके उसे डेंजरस मार्क कर देता था। एंड इस तरह जब भी सोल्जर्स ग्राउंड ड्यूटी पर जा रहे थे हर बार वो पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज को डेटा दे रहे थे। वो हर एक बॉम्ब, हर एक सस्पिशियस विलेजर, हर एक आईईडी एक्सप्लोजन का डेटा दे रहे थे। और फिर पैलेंट्री के सॉफ्टवेयर गौतम ने कुछ मैजिकल किया। फिर ये ऐसे पैटर्न्स ढूंढने लगा जो कोई इंसान देख ही नहीं सकता था। जैसे ये समझ सकता था कि सबसे ज्यादा इस रोड के इस हिस्से पर ट्यूसडे को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच आईईडी ब्लास्ट होते हैं। गांव में पिछले 3 महीनों से 6 आईईडी इंसिडेंट्स हुए और सब एक ही मॉस्क के 400 मीटर के अंदर हुए हैं। और ये भी देखता कि 12 फोन नंबर्स हर ब्लास्ट से 30 मिनट पहले एक्टिव होते हैं। और इसने अमेरिकन आर्मी के लिए हर चीज को बिल्कुल क्रेजी बना दिया। 82nd एयरबोर्न डिवीजन ने रिपोर्ट किया कि रोड साइड बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से पहले ढूंढने और डिफ्यूज करने में 12% का जंप आया। इसका मतलब हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन मदर्स को उनके बेटे जिंदा वापस मिले। और नेटवर्क मैप्स, वायर्स पर फिंगरप्रिंट्स, सर्किट डिजाइन्स और फोन नंबर्स का यूज करके अमेरिकन आर्मी ने हाई वैल्यू आईईडी बॉम्ब मेकर्स को या तो मार गिराया या फिर उन्हें पकड़ लिया। और ये सब सिर्फ 18 महीनों के अंदर हुआ। और इस चीज ने पैलेंट्री को CIA के सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर्स में से एक बना दिया। और फिर आया मई 2011 का वो दिन। He is the most wanted terrorist in the world. America's #1 most wanted terrorist is dead. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands. लेकिन जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तब किसी ने एक ऑब्वियस सवाल तक नहीं पूछा कि CIA ने उसे आखिर ढूंढा कैसे, क्योंकि 10 साल तक ओसामा बिन लादेन लापता था। CIA के पास ओसामा बिन लादेन का ना तो कोई फोन, ना ईमेल और ना ही इंटरनेट से कोई ट्रेस था। और 9/11 अटैक 2001 में हुआ था और 2010 तक किसी के पास कोई क्लू नहीं था। तो 2011 में आखिर ऐसा क्या चेंज आया? ये बात ऑफिशियली CIA और पैलेंट्री ने कभी कंफर्म नहीं की, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे बिजनेस लीडर्स, टेक क्रंच और दूसरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग, जो सॉफ्टवेयर बिन लादेन को पकड़ने में यूज हुआ था वो पैलेंट्री का गौतम सॉफ्टवेयर था। और ये कुछ इस तरह से काम करता था जैसे CIA के पास एक छोटा सा क्लू था जो कि पकड़े गए अलकायदा के मेंबर ने बताया कि ओसामा बिन लादेन का एक ट्रस्टेड कोरियर था जिसका निकनेम कुवैत था। अब उनके पास ना तो कोई रियल नेम था, ना ही चेहरा और ना ही कोई लोकेशन, बस सिर्फ एक ही छोटा सा क्लू था। तो CIA ने सारा डेटा पैलेंट्री गौतम में डाल दिया और ये डेटा इतना बड़ा था कि 3 मिलियन डिप्लोमेटिक टेलीग्राम्स, 1,70,000 सैटेलाइट इमेजेस, 8,000 घंटे की फोन रिकॉर्डिंग इस डेटा में शामिल थी। और अगर तुम इस डेटा का साइज को सोचो तो 1000 इंसान भी अपनी पूरी जिंदगी में इस डेटा को देखकर कनेक्शंस नहीं बना पाएंगे। लेकिन पैलेंट्री गौतम ने पूरा अलकायदा एक नेटवर्क मैप बनाना शुरू कर दिया जिसमें हर कोरियर, हर मनी फ्लो, हर फोन नंबर, हर सेफ हाउस और हर रिलेटिव कनेक्ट हो रहा था। और फिर एक फोन नंबर सामने आया और वही फोन नंबर एक ऐसे परिवार की कॉन्टेक्ट लिस्ट में मिला जो पहले से टेररिस्ट कनेक्शंस के लिए जाना जाता था। और साथ ही पाकिस्तान के एक सस्पिशियस एरिया से इंटरसेप्ट भी हुआ था। गौतम ने तुरंत उस नंबर को सस्पिशियस मार्क कर दिया। अगर देखा जाए तो पैलेंट्री टेक्नोलॉजी से पहले CIA के एनालिस्ट को अलकायदा के नेटवर्क में एक सिंपल मनी ट्रायल ट्रैक करने में भी कम से कम 72 घंटे लग जाते थे। लेकिन पैलेंट्री गौतम के साथ वही काम सिर्फ 12 मिनट के अंदर होने लगा। फिर CIA ने कुवैत को पाकिस्तान में महीनों तक ट्रैक किया। एवरी कॉल, टावर पिंग, एवरी कार मूवमेंट और हर वो इंसान जिससे वो मिला, सब कुछ गौतम ट्रेस कर रहा था। और फिर एक दिन कुवैत चुपचाप एक कंपाउंड में घुसा। इस कंपाउंड की 18 फीट ऊंची दीवारें थी, उस पर कांटेदार तार थे, ना कोई टेलीफोन, ना इंटरनेट। लेकिन एक अजीब सी बात थी कि घर खाली होने के बावजूद भी वहाँ से काफी ज्यादा गार्बेज निकल रहा था और वही जगह थी जहाँ ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। CIA ने उस कंपाउंड को महीनों तक ऑब्जर्व किया और फिर 1 मई 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया। और अब दुनिया का सबसे वांटेड आदमी खत्म हो चुका था। एंड इस ऑपरेशन के बाद पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज लिटरली एक्सप्लोड कर गई। FBI, NSA, DHS, US मरीन
सीन्स, एयरबस, जेपी मॉर्गन, सब कंपनी पैलेंटियर के पास आने लगी और 2014 तक पैलेंटियर की वैल्यू $15 बिलियन की हो चुकी थी और आज ये $350 बिलियन की एक कंपनी बन चुकी है। नाउ इफ यू फाउंड दिस इज वैल्यूएबल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।